और तो बहुत ताकतवर थे। तो जब इन्होंने गवादर पोर्ट चीन के हवाले कर दिया तो अब और मजीद किस ताकतवर की जरूरत है? लेकिन आप जिस ताकतवर की तरफ इशारा कर रहे हैं वो फौज है, और वो भी फरमा रहे हैं कि उन्हीं ताकतवरों में से एक आज भी बैठा है। मैं तो खैर उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन रुल गए बाबा, अपने बुक्स का इजहार इस तरह तो ना किया कीजिए ना। जब भी आपको मौका मिलता है आप कहीं ना कहीं अपने बुक्स का, अपने खुब्स बातिन का इजहार जरूर फरमाते हैं। यानी आपको जो फौज से अजली अबदी दुश्मनी है उसका इजहार आप जरूर करते हैं। यहाँ आपको मौका मिल गया, जैसे मौका मिला आपने कहा ये ताकतवर लोग। अब हमारे कौम लोग समझदार हो गए हैं, अब वो जानते हैं कि जो आप चलाते रहे ना ऐसे नहीं चलेगा। एक और आपको जरा इनका क्लिप दिखाते हैं, जरा देखिए। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन दे दी है कि ये आरओ इलेक्शन था। आरओ इलेक्शन, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन, ये तो आपने बहुत पहले कहा। आरओ कहा, मौसूफ ने रिटर्निंग ऑफिसर कह दिया रुल गए बाबा ने। अब रुल गए बाबा ने रिटर्निंग ऑफिसर जब कहा तो एक्चुअली एक मरतबा फिर इन्होंने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे रुल गए बाबा को शायद याद नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर इनके एक पसंदीदा चीफ जस्टिस ने लगाए थे, जिनके लिए ये प्रोग्राम करते नहीं थकते थे। पूरी मुहिम इनके चैनल ने चला दी इफ्तिखार चौधरी के लिए, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने ही ये रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए थे। तो अगर ये आरओ आपको इतने बुरे लग रहे थे तो आपने तो बाकायदा यानी रुखसती के वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का जो फुल कोर्ट रेफरेंस था, यानी जिसमें बैठकर उन्होंने गुफ्तगू की थी, वो वाहिद उसी चैनल पर चली थी और किसी चैनल पर वो नहीं दिखाई दिया था। खास तौर पे मेहरबानी थी। तो अगर ये आरओ से आपको इतनी तकलीफ है तो आपने बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर, अच्छा कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजाहत की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप वजाहत करते हैं तो आप एक्चुअली अपना एजेंडा बयान कर रहे होते हैं। अब लोग आरओ, आगे बात चली जाती, उन्होंने कहा आरओ, आपने कहा रिटर्निंग ऑफिसर, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो किसकी तरफ है? उधर है मुझे नहीं पता, उधर है मुझे नहीं पता, एजेंडा क्या है, नजरिया क्या है, हम इसकी तलाश में। फिर आगे बढ़कर आपने दो चार बातें और की और बड़ी अहम थी। आपने, जरदारी साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब हर बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं। आप खामोश रहे हंस दी आप। रुल गए बाबा, वैसे तो आप हर एक को पकड़ लेते हैं अगर कोई उल्टी सीधी बात करे, आपने यहां नहीं पकड़ा इनको। इमरान खान साहब हर बॉल पे छक्का नहीं मारते, हर बॉल पे आउट करते हैं। वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। हाँ ऑलराउंडर है, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो बॉलिंग में है, तो बैट्समैन नहीं है वो। रुके बाबा, वो तो बॉल करने के लिए आए हैं और वो तो एक गेंद पर 3 को भी आउट करने का दावा कर रहे हैं। तो आपने तो यहां खामोश रहकर, चुपचाप रहकर, मासूमियत के साथ आप चुप रहे कि भाई ये गुफ्तगू हो रही है, मैं क्या करूंगा बोलकर। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जो अहम तरीन बात है वो ये कि जैसे ही रुल गए बाबा, जैसे ही आपसे बिलावल की शादी से मुतालिक आपने सवाल किया और उन्होंने ये फरमाया, यानी किसने? जरदारी बाबा ने फरमाया कि आप भी तो चाचा हैं, आप भी तो चाचा हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे पहले आपने मेरी हैरानगी दूर कर दी जब आपने खुद ही जरदारी साहब से पूछा कि आपका लंदन में कोई अपार्टमेंट है। तो जरदारी साहब ने कहा कि अगर होता तो मैं ईदी को दे देता। तो आपने कहा हाँ इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है। अच्छा आप तो लंदन में होटल में ठहरते ना। रुल गए बाबा, इतनी वजाहतें करने की आपको क्या जरूरत है बाबा? बाबा इतनी वजाहतें करने की क्या जरूरत है? आप क्यों बता रहे हैं? आप मेजबान हैं, उनको बताने देना कि वो होटल में ठहरते हैं या उनका अपार्टमेंट है कि नहीं है। आप क्यों बता रहे हैं? आपके बताने का क्या मतलब है? क्या इस बार फिर जरदारी की बारी आ रही है? आपको सब पता चल गया है, सब सेटिंग वेटिंग कुछ हो गई है, कुछ चक्कर है? तो बताएं ना दूसरा पहलू आवाम को, या वरना हम बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। एक वक्फे के बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर शाहिद मसूद के पास है हर अंदर की खबर है। पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। तो तस्करा हो रहा है रुल गए बाबा का, और रुल गए बाबा को हम ये मशवरा देना चाह रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब एजेंडा, नजरिया, इसको छोड़िए, जो सच है, हकीकत है, उसको बयान कीजिए। मैं आपको बता रहा था लंदन के अपार्टमेंट्स के बारे में, जब रुल गए बाबा ने जरदारी बाबा से सवालात किए तो जरा हम देख ले कि वो क्या माहौल था, किस तरह गुफ्तगू हो रही थी। वरना आप कहेंगे कि ये मैं भी एजेंडा या नजरिया पेश कर रहा हूं। नहीं साहब, मैं नहीं करता, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई नजरिया नहीं है। मेरा एजेंडा, मेरा नजरिया पाकिस्तान है,
क्योंकि मैं पाकिस्तान हूं, मैं आमिर लियाकत हुसैन हूं। आइए जरा देखते हैं कि रुल गए बाबा जरदारी बाबा से क्या बातें कर रहे हैं और जरदारी बाबा रुल गए बाबा से क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तो लंदन में वन हाइड पार्क के इलाके में आपका भी कोई अपार्टमेंट है, उसमें कितनी सच्चाई है? कहीं आपको भी तो किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया हुआ? मैंने तभी जवाब दिया था कि अगर है तो मैं ईजी को डोनेट करने के लिए तैयार हूं। यानी कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है नहीं है, नहीं है ना इसका मतलब है? इसका मतलब नहीं है, क्योंकि आप लंदन में मेरे ख्याल है होटल में ठहरते हैं, आपके पास वहां अपार्टमेंट नहीं है। अरे उन्हें बताने दे रुल गए बाबा। अच्छा, इसका मतलब है आप लंदन में होटल में ठहरते हैं ना? अच्छा, आप होटल में ठहरते हैं, यानी आप उनकी तरफ से वकील बन गए। रुल गए बाबा वो खुद जवाब देंगे ना, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। जैसे ही रुल गए बाबा ने ये कहा आप लंदन में होटल में ठहरते हो, उन्होंने कहा तो तुमने सही अच्छा सवाल किया, जब तुम वापस जाओगे ना तो तुम्हें खुश करके भेजूंगा मैं, तुमने अच्छी बात की है। तो अगर सब ये समझ रहे हैं कि 29 के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो मैं सबको बताना चाहता हूं ऐसी कोई तब्दीली नहीं आने वाली है, बल्कि जो तब्दीली आप सोच रहे हैं वैसी तब्दीली तो ना हो, लेकिन तब्दीली जरूर होगी। और अगर आप ये सोचकर सब चले गए हैं और आने की तैयारी करें, चौधरी निसार साहब अल्लाह ताला उनकी आंख को मजीद तवानाई फराम करे। अच्छा हुआ उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, और अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने जब भी देखा आंख से गलत ही देखा, और उन्हें आंख से हमेशा गलत दिखाई दिया। तो ये इतनी देर बाद ऑपरेशन कराने गए हैं, ये भी 29 को वापस आएंगे। लेकिन कमाल देखिए साहब कि पेचीदगी जो ऑपरेशन की निकली है वो पेचीदगी भी 29 तक दूर हो जाएगी। हर आदमी यहाँ 29 को आने को तैयार है, चाहे वो सदरे मुमलिकत साबिक हो जरदारी साहब, चाहे वो हमारे मौजूदा वजीर दाखिला हो, सब 29 के बाद आ रहे हैं। 29 को ऐसा क्या होने वाला है वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन रुल गए बाबा ने इसी इंटरव्यू के दौरान एक और कमाल की बात की। रुल गए बाबा कहते हैं मैं बड़ी रिसर्च के साथ प्रोग्राम करता हूं। रुल गए बाबा साहब का दावा है कि मैं बहुत माहिर मेजबान हूं, बड़ा बेहतरीन एंकर हूं। अवार्ड मिलते हैं रुल गए बाबा को, तो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं ना रुल गए बाबा। तो रुल गए बाबा को जब अवार्ड मिलते हैं तो अवार्ड का मतलब है कि आप बहुत तहकीक करते होंगे, बहुत रिसर्च करते होंगे। पता नहीं आपको कौन अवार्ड देता है, क्योंकि जो आप ये बात अब कहने वाले हैं उसमें आपकी रिसर्च नहीं है। मैं बताता हूं रिसर्च क्या होती है रुल गए बाबा। अब तो मैं आ गया हूं ना, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं बताता हूं रिसर्च क्या होती है। पहले जरा आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं। जी जरा देखिए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के बहुत करीब है, और उसके जो राइटिस्ट माइंड है। India's the check to Pakistan, and you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. Open and shut case. यानी कुछ लोगों का ख्याल नहीं है रुल गए बाबा, ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है, ये ट्रम्प का ख्याल है। कौन करता है रिसर्च आपकी? आप पे भी किसी ने रिसर्च की है, कभी किसी ने नहीं की है। ये किसने रिसर्च आपको करके दी है कि कुछ लोगों का ख्याल है? ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है साहब, ये खुद फरमान है। ये ट्रम्प की आवाज थी कि इंडिया को पाकिस्तान पर चेक रखने के लिए हम आमादा करेंगे, इंडिया पाकिस्तान पर चेक रखेगा, इंडिया को हम तवानाई फराम करेंगे। ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ये उनका ताजा तरीन इंटरव्यू है 5 दिन पहले का। आप कहां से रिसर्च करके आते हैं रुल गए बाबा? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक अजीब और गरीब बात कह दिया रुल गए बाबा, मैं तो बड़ा परेशान हुआ। आपने फरमाया, आप सवाल जवाब के दौरान आपने कहा कि जरदारी साहब आपने एतजाज अहसन साहब को इमरान खान साहब के जलसे में जाने नहीं दिया, इमरान खान साहब का वकील नहीं बनने दिया, लेकिन बाबर अमान साहब को आपने वकील बनने दिया। तो पहले तो जरदारी साहब ने कहा एतजाज साहब चूंकि वो जमान पार्क में साथ रहते हैं, दीवार मिली हुई है, तो मोहल्लेदार है, तो भाई बाबर अमान को क्यों कहा? भाई बाबर अमान तो प्रोफेशनल लॉयर है, वो चाहे तो भाई किसी न किसी तरह जाहिर है कि वो अपने प्रोफेशनल लॉयर है, वो पैसे वैसे लेंगे और पैसे ले सकते हैं, फीस लेंगे, अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। तो मुझको ये बताइए रुल गए बाबा कि क्या वो प्रोफेशनल वकील नहीं है? क्या वो प्रोफेशनल लॉयर नहीं है? उस वक्त आप बोले क्यों नहीं? उस वक्त आपकी जबान से कोई जुमला अदा क्यों नहीं हुआ? आप खामोश क्यों रहे? कोई और बात होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो आप फौरन बोल पड़ते हैं कि बांग्लादेश में ज्यादती की थी पाक फौज ने, बांग्लादेश में जुल्म किया था पाक फौज ने, बांग्लादेश में लोगों को मारा था पाक फौज में। याद है आपको अपना वो प्रोग्राम रुल गए बाबा? लेकिन यहां आप बिल्कुल खामोश रहे, आपकी जबान से कोई लफ्जी अदा नहीं हुआ। आपने ये कहा ही नहीं कि एतजाज अहसन साहब भी प्रोफेशनल लॉयर हैं,
आप उनको जाने दें, नहीं, बाबर अवान साहब पर आप खामोश हो गए। ये एक ऐसी बात आपने की है जिससे मुझे शक ये हो रहा है कि वाकई किसी एजेंडे और नजरिए के तहत आपने ये प्रोग्राम किया जो आज का इंटरव्यू था, क्योंकि एक ऐसे शख्स का आपने इंटरव्यू लिया है कि जो बहुत अरसे से खामोश है, गुफ्तगू नहीं कर रहा है और बहुत सारी बातें मुतनाज़े हैं। और वो मुतनाज़े बातें मैं जैसे कि शुरू में अर्ज किया कि जो ये कह कर गए थे कि पाकिस्तान में, फिर उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जरदारी बाबा ने, और आप उस पर भी खामोश रहे कि डॉक्टर आसिम इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, यकीनन शरीफुल नफ्स इंसान होंगे, लेकिन आपको सवालात करने चाहिए थे कि अगर शरीफुल नफ्स इंसान थे तो फिर उन्होंने ये इकबाली बयानात जो दिए हैं, जो कबूला है उन्होंने, बड़ी दौलत के बारे में पता चला है, उनके अस्पताल में जो इलाज हुआ करता था उसके बारे में जो मालूम हुआ है, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन आपने रेज नहीं किया। यानी आप बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ रुल गए बाबा, एक ऐसा इंटरव्यू करने के लिए गए थे कि शायद आपको कहीं से क्लू मिला है, कोई लाइन मिली है, कोई एजेंडा आपके पास है, कोई नजरिया है कि आने वाले दिनों में ये ਤੁਹਾਡੀ वारी तो ये मेरी वारी, अब इनकी वारी आने वाली है। तो आपने इस पर, फिर मैं बड़ा खुश हो गया हूं क्योंकि जरदारी साहब ने इस पर मोहर लगा दी। जरदारी साहब एक बहुत ही माहिर तरीन आदमी है, उन्हें गुफ्तगू करना आती है। उन्होंने कहा मैं क्यों अपने सर सारा काम लूं, मैं रुल गए बाबा पे ही लगा देता हूं। तो उन्होंने जैसे ही शादी की बात चली बिलावल की, तो उन्होंने जब ये कहा कि उन्होंने कहा आपने कोई दुल्हन ढूंढी, बहू ढूंढी कि नहीं ढूंढी? भाई मैं तो ढूंढता हूं, मैंने तो खुद 28 साल के बाद शादी की थी, 28 बरस का जब मैं हो गया था, मैं जब ज्यादा उम्र का हुआ जब मैंने की, तो बिलावल के लिए भी बहू ढूंढ लूंगा। आप भी तो चाचा है, आप भी ढूंढे, जिसमें आपने हंसते हुए कहा नहीं 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 पूरा पाकिस्तान चाचा है। नहीं रुले बाबा, आप चाचा है, पूरा पाकिस्तान चाचा नहीं है बिलावल का। अपने भी, हमारे भी घर के लोग हैं, हमारे भी अपने चाचा हैं, आप ही खाली चाचा है, पूरे पाकिस्तान को आपने चाचा बना दिया। क्यों बना दिया आपने चाचा? ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बिलावल के अपने चाचा भी होंगे, बिलावल के अपने घर वाले भी होंगे। हाँ, आपको चाचा जरूर कहा है रुल गए बाबा, और अगर आपको चाचा कहा है और ये इंटरव्यू है तो फिर चाचा ही ऐसा इंटरव्यू ले सकता है, यानी भाई अपने भाई का ही ऐसा इंटरव्यू ले सकता है। एक वक्फे के बाद आते हैं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। खुशामदीद, ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, शादी के बाद शौहर घर का सरबरा होता है, लेकिन इख्तियारात वसीम अख्तर जैसे हो जाते हैं, हालत सईद ज़मा जैसी हो जाती है, और हैसियत ममनून हुसैन जैसी हो जाती है। जब से इख्तिदार की शादी नवाज शरीफ से हुई है, इख्तिदार दुल्हन है, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि शौहर बने, लेकिन उनका मामला ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। आम शादियों में तो ऐसा होता है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स है और अवाम तकलीफ में आ गए हैं। लेकिन हमने यहां फैसला किया है कि बोल अवाम बोल, और आप अपनी तकलीफ हमें खुद बताएंगे। तो जरा देखते हैं कि अवाम क्या कह रहे हैं। सर्दियां शुरू होते ही बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई और लोड शेडिंग हो गई है। कमाल है इस गवर्नमेंट का, ये पिछली गवर्नमेंट से भी ज्यादा आगे चली गई है। बिजली और गैस दोनों की लोड शेडिंग बहुत इंतहा को पहुंच गई है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत पता नहीं कहाँ है और क्या कर रही है। पहले अजाब था बिजली का और अब गैस का भी हो गया है। पता नहीं है हुकूमत का क्या करे, ऐसा नहीं चलने देंगे और ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा हुकूमत ऐसा नहीं चलेगा, हुकूमत ऐसे नहीं चलेगा। सर्दी का आगाज़ है देखिए, और गैस की और बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से पता नहीं हुकूमत सो रही है क्या कर रही है। गैस की लोड शेडिंग सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी सर्दी आई भी नहीं, आप यकीन जाने परसों बिल्कुल बंद थी गैस और बिजली की लोड शेडिंग है, बहुत ज़्यादा मसला है। डोमेस्टिक जो सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको एक तो कनेक्शन नहीं देते, दूसरा अगर दे भी दे तो इतनी लोड शेडिंग है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलेगी, हुकूमत ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हम कौन से वफा की थी उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है।
सर्द इलाकों में इस वक्त गैस की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ हीटर चलते हैं। इस वक्त वो ठिठर रहे हैं सर्दियों में। सर्द मौसम में ठिठरती जिंदगी फुटपाथ पर, जिंदगी को रो रही है जिंदगी फुटपाथ पर। और आपने गैस की लोड शेडिंग भी शुरू कर दी है। गर्म जगह जहाँ पर होती थी या जो है वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग हुआ करती थी, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो सर्दियों में भी गर्म रहते हैं। कराची में सर्दियां इस तरह नहीं पड़ती जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, और अगर आगे चले जाएं एबटाबाद में, स्कर्दू में, वहां पर गैस की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। लोड शेडिंग वहां पर हो रही है। क्या चाहते हैं आप? लोग ठिठर के मर जाएं, लोग गर्मी से मर जाएं, लोग भूख से मर जाएं, लोग फाकों से मर जाएं, लोग तंग आके मर जाएं, लोग खुदकुशियां करने लगे। कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं जब से आपकी हुकूमत आई है, लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है और आप फिक्र करना ही नहीं चाहते क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठा लिया है और हम जब तक यहां पर मौजूद हैं आपकी खामियों की निशानदेही करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले तक सब आपके अपने अपने लोग थे, वही काम करते रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और हम चलते हैं बोल हेडलाइंस की तरफ, वापस आएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। खुश आमदेद। ऐसे नहीं चलेगा। तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी कज अदाई से हार के शब इंतजार चली गई। जान निसार यानी चौधरी निसार साहब के लिए मैं फिर दुआ गो हूं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। और वो एक आंख से जो सबको देखा करते थे, अब उनकी दूसरी आंख सही हो गई है तो वो दोनों आंखों से लोगों को देखना शुरू करें, वरना वो हर चीज को एक ही आंख से देखा करते थे। 29 तारीख तक उम्मीद है कि वो भी तशरीफ ले आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले जो यहाँ पर हो रही हैं बहुत सारी बातें, एक हम आपको चौधरी बाबा की तरफ दोबारा लेके चलते हैं। कल हमने चौधरी बाबा की कुछ बातें आपको बताई थी। रुल गए बाबा के बाद अब नंबर आता है चौधरी बाबा का। चौधरी बाबा बहुत इंटेलेक्चुअल है, लिखते भी हैं चौधरी बाबा, बोलते भी हैं चौधरी बाबा। चौधरी बाबा ऐसे बोलते हैं, आंखें गोल गोल निकाल के, तो ये घुस जाते हैं प्रॉम्प्टर में, क्योंकि सब कुछ प्रॉम्प्टर में लिखा, ये सब प्रॉम्प्टर में बोलते हैं, सब प्रॉम्प्टर में। हमारे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं होता क्योंकि हम उन लोगों में से जो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, तो हम प्रॉम्प्टर पे लिखा के ऐसे यूं आंखें यूं गाड़ के ना नहीं बात करते। तो चौधरी बाबा प्रॉम्प्टर पे सारी कहानी लिख के लाते हैं, तोता मैना की एक दफा का जिक्र हो, ऐसा हुआ, तो सारा बात चौधरी बाबा करते हैं। चौधरी बाबा बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन उनका मुतकब्बिराना अंदाज, उनके अंदाज में जो एक तकब्बुर है, जो गुरूर है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। यकीन कीजिएगा कल जिस वक्त कोर्ट में ये चीज सामने आई और कहा गया कि जनाब ये तो क्या लेकर आए हैं, अब खुद बताइए, अब उससे बात आगे कहां जाएगी? ये सही, आपका केस है ये तो क्या मतलब वाली बात नहीं है, जो चीज है आप क्या समझते हैं? मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, एमकेएम के साथ डिस्टर्ब नहीं है। मेरा कारोबारी बिरादरी जो है पूरे मुल्क की जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं वो डिस्टर्ब नहीं है इस मामले से, चाहे कसूर किसी का भी हो। आज जनाब तमाम कारोबारी बिरादरी जो है वो मियां जावेद चौधरी ऐसा नहीं, ऐसे जावेद चौधरी साहब बात करते हैं, इस तरह गुफ्तगू करते हैं। चौधरी बाबा ऐसे गुफ्तगू की जाएगी? चौधरी बाबा आप ऐसे बात करेंगे? यानी ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये अंदाज़े गुफ्तगू, ये बात करने का तरीका, ये इस तरह से रोकना, इस तरह से रोकना, और फिर यानी वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं आपका क्या ताल्लुक पैनामा केस से, आप कौन है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं चौधरी बाबा अगर आपसे पूछूं आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक, आपका क्या नाम है? जेसी, जेडी होता तो समझ में भी आता, जॉब डिस्क्रिप्शन तो मालूम हो जाती, लेकिन जेसी क्या है? आप कौन है? आप एक्सप्रेस के मामलात पर बातचीत किया करें, आप सिगरेट वाले बाबा के मामलात पर ही बातचीत किया करें, आपका क्या काम? अरे उनका भी पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है। चौधरी बाबा इतने हुरूर, इतना तकब्बुर, इतनी इतनी अपने अंदर आप अनानियत लेकर आ गए, इतनी मुतलकुल अनानियत आपके अंदर आ गई चौधरी बाबा। चौधरी बाबा इस तरह तो बात नहीं करते, इस तरह तो बात नहीं करते ना, नहीं करते ना चौधरी बाबा। चौधरी बाबा बात करने के लिए इंसान के अंदर एक खुलूस नीयत होती है। अगर आपने उन्हें कहना भी था खामोश रहने के लिए तो तरीका दूसरा होता है। आपका क्या ताल्लुक है? आपका ताल्लुक, आपका क्या ताल्लुक प्रोग्राम करने से? आपका क्या ताल्लुक? आपने प्रोग्राम करना है तो फिर दूसरों के साथ तमीज से बात कीजिए। इस तरह आप करेंगे दूसरा इंसान बहुत ही बेचारा मजबूर हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसको बार बार मजबूर करें, फिर वो कह रहा है भाई मैं भी इस मुल्क का शहरी हूं, मेरा भी ताल्लुक पैनामा केस से बनता है। क्यों, क्या आपने दायर किया? अरे भाई जाहिर किया या नहीं किया,
आपने दायर किया है, चौधरी बाबा आपने दायर किया है, आपने ही नहीं किया ना, तो चौधरी बाबा आप क्यों बात करते रहते हैं? चौधरी बाबा आप क्यों नवाज शरीफ साहब की साइड लेते रहते हैं? चौधरी बाबा आप क्यों सिगरेट वाले बाबा के कहने में आके प्रोग्राम करते रहते हैं? नहीं चौधरी बाबा ऐसे नहीं चलेगा, चौधरी बाबा ऐसे नहीं चलेगा, चौधरी बाबा नहीं चलेगा। ये बात अब खत्म कर देनी चाहिए कि ये बात ऐसे नहीं चलेगी। अब हम आपको चिड़ी बाबा की तरफ लेके जाते हैं। चिड़ी बाबा बड़े मजेदार है। अच्छा, चिड़ी बाबा के अपने अंदाज है, अपने स्टाइल है चिड़ी बाबा के। ये चिड़ी बाबा का अंदाज है, वो हर बात में उनको सब कुछ पता है। चिड़ी बाबा को हर बात पता होती है। तो चिड़ी बाबा क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको बताता हूं, और मैं कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा, अदलिया से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर अपने मुल्क की अदलिया से गुजारिश करूंगा कि चिड़ी बाबा की इस गुफ्तगू का वो नोटिस ले, क्योंकि चिड़ी बाबा ने कोर्ट के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, अदलिया की तौहीन की है। जरा देखिए कि चिड़ी बाबा क्या फरमा रहे हैं। चिड़ी साहब, बड़े अरसे के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है जिसमें पैनामा लीक्स के ऊपर कोई बहस नहीं होगी। वैसे वो मैं कहीं से निकाल दूंगा। कल पे छोड़ दो ना यार। कल क्या जुमेरात को शो नहीं होता हमारा? मगर सुप्रीम कोर्ट में तो शो होगा ना। सर साहब, सुप्रीम कोर्ट में शो होगा, हमारा शो नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम बैठ के कुछ तबसरा कर दो। मैं कहाँ तबसरा रात आती कर लो, तो आपको वो पूछ लेंगे फोन करके डीओ वाले। अच्छा चले पहले कार्रवाई तो हो ना, वो कार्रवाई तो उस पर क्या तबसरा करना, वो तो जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा। बहरहाल चिड़ी साहब, आज चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है सारे नॉन एंटिटी इश्यूज हैं। नहीं खैर, इश्यूज हैं सारे। सेठी साहब, मैं अब आपके लिए कहाँ से नए रोज बनाया करूँ? कोई मोटे मोटे मीठी किस्म के इश्यूज होने चाहिए। ये कभी सब्जियों वाले भी खाया करो। आज वो सब्जी से दाल आपने उनकी स्पीच लिखी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैंने लिखी है उनकी स्पीच। अंदाजा लगाए, मैं एडवाइस देते रहते हैं। मैं आप उनको एडवाइस दे दो। मैं उनको एडवाइस दे देता हूँ। देखिए, वो दो तीन बातें कहेंगे। एक तो वो बात कहेंगे जो उन्होंने पहले बातें कही कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन रहना चाहिए, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को स्टेबल होना चाहिए, पुरअमन तरीके से हुकूमत होनी चाहिए, हुकूमत को डिलीवरी देनी चाहिए आवाम के लिए। जाते जाते लगा देंगे छोटा सा कि भाई हो। और फिर ये भी जरूर कहेंगे कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए और जमहूरियत का ये तकाजा है। और इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। इससे नहीं, मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। ये है चिड़ी बाबा, हर चीज उनको पता है, हर चीज उनको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में शो होगा, सुप्रीम कोर्ट शो करने की जगह है। अदालत जो केस रोजाना की बुनियाद पर सुन रही है वो शो है। जरा अदालत भी सुने किस तरह तमस्खुर उड़ाया जा रहा है आला अदलिया का एक चैनल पर बैठकर चिड़ी बाबा। और चिड़ी बाबा का अंदाज ऐसा होता है कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं या फैसले कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारे फैसले उनको पता है। जो कुछ उन्होंने तैयब उर्दुगान की तकरीर के बारे में बताया, वैसी ही तकरीर तैयब उर्दुगान ने की। यानी गोया समधियाने को बता दिया था कि आप है, समधियाने को मालूम था, समधियाने ने समधियाने से इत्तला लेकर उनको इत्तला दी जिनको बड़ी खिदमत के एवज क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया गया है, वजीर आला भी बनाया गया था, केयर टेकर। तो उनको इत्तला दे ये अंदाज इख्तियार करना है और ये बातें आपने करनी है। चिड़ी बाबा ने वही बातें कह दी और ये कहा मैंने लिखी है तकरीर, मैं बताऊं और तो चलो मैं एडवाइस दे देता हूं। और वो सारी एडवाइस उन्होंने दे दी। लेकिन उससे पहले उन्होंने जाहिर है कि दाल सब्जी इशू में जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कराची के जो अभी रिहा हुए हैं मेयर वसीम अख्तर, उन पर कुछ गुफ्तगू की थी और उनको दाल सब्जी का इशू बना दिया था। बाकी सारे इशूज इनके दूसरे थे। कहा जी पैनामा पे आज बात नहीं होगी, आज फला पे नहीं होगी, ये खुद तय करते हैं। जाहिर है भाई आप ही तो मुल्क की तकदीर और मुल्क की किस्मत चला रहे हैं, किस पर बात होगी किस पर बात नहीं होगी। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हेयरिंग हो रही है उसको शो करार दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नहीं लेती है तो ये एक इंतहाई, यूं समझ लीजिए कि नजरअंदाज करने वाली सिचुएशन हो जाएगी। और दूसरे लोग ये सोचेंगे कि कहीं चिड़ी बाबा का कोई एजेंडा ऐसा तो नहीं है कि जिस एजेंडे की बुनियाद पर ये और मजीद नुकसान पहुंचाना चाहे। तो मुझे तो अदलिया से पूरी उम्मीद है कि वो इसका नोटिस लेगी, क्योंकि कोर्ट शो की जगह नहीं है, कोर्ट में फैसले किए जाते हैं। कोर्ट एक मुकद्दस मकाम है,
यहां पर अदालतें फैसले करती हैं, यहां पर सुनवाई होती है, यहां पर दुख सुने जाते हैं, यहां पर केस दायर किया जाता है, यहां पर दलाइल से बात होती है, यहां पर वकला अपने दलाइल पेश करते हैं। ये बहुत मुकद्दस मकाम है, इसलिए वकील को वकील कहा जाता है। गो कि जाहिर है कि अल्लाह ताला का नाम है वकील, लेकिन चूंकि वकील निस्बत से लिया गया है, सिफाती नाम नहीं है कि वो वहां पर जाकर सफाई पेश करता है, जज मुंसिफ होता है, काजी उल कुज़ात का दर्जा रखता है। और आप कहते हैं वहां पर शोर है, वहां पर आपस की बात हो रही है, आपस की बात हो रही है वहां पर। चलिए बाबा, आपस की बात नहीं हो रही है, बेंच में आपस की बात नहीं होती है, बेंच में मुत्तफिका फैसले किए जाते हैं। चलिए बाबा, ऐसी बातें नहीं करते, ये बातें बड़ी खतरनाक है। और आप ये सोचिए कि आप एक मेजबान हैं, वजीर आला नहीं रहे आप, वो ठीक है कि आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और आप क्रिकेट बोर्ड की भी अंदर की बातें आगे बता देते हैं, हालांकि ये आपका काम नहीं है। आप अपने सारे प्रोग्राम में अंदर की बातें, भाई कुछ बातें राज होती हैं, मैं उसको ला रहा हूँ, ये आ रहा है, मिसबाउल हक जा रहा है, तो फला आ रहा है, तो मोइन खान, ये भी आप बता देते सब आके, इस पर तनकीद भी हुई है। आपको क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट से आप क्या पता, आपको क्रिकेट क्या होती है, गली किसको कहते हैं? आपको तो सिर्फ सरकार की गली पता है कहां पे है, आपको तो सिर्फ ये पता है कि वजारत की गली कहां पर है। क्रिकेट में भी एक गली होती है, क्रिकेट में भी स्लिप होती है, लेकिन आपकी तो जबानी स्लिप होती रहती है, तो आपको क्रिकेट की स्लिप का भी नहीं पता, लेकिन आप फिर भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो एक अलग बात है। वो पता नहीं आप क्यों है, क्योंकि सेठी है, चिड़ी बाबा है, तो हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में शो नहीं होता, चिड़ी बाबा कोर्ट में शो नहीं होता। और थोड़ा सा अपने अंदर एक रख रखाव लाइए। आप एक माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, अखबार भी एक निकालते हैं और काम भी आप एक अखबार और चैनल में मिलके करते हैं, अब बहुत ही समझदार इंटेलेक्चुअल शुमार होते हैं पाकिस्तान के आप। तो आपकी गुफ्तगू के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप क्या होगा, मैं बताऊं आपको। इतना आप क्या होता जा रहा है आप लोगों को, हो क्या गया है, आप क्या समझने लगे अपने आप को कि आप चला रहे हैं पाकिस्तान, आप ही चला लेंगे पाकिस्तान, जो आप चाहेंगे वो होगा, जो आप फैसले करना चाहेंगे वो होंगे, होते होंगे, होता आया होगा, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए कि अब पकड़ा गया, आ गया। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए, पकड़ा गया फिर। मैं 1.5 साल में बिजली का बवान खत्म कर दूंगा। पकड़ा गया, पकड़ा गया। तो 2 साल में बिजली के घेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम फवाद शरीफ नहीं है। पकड़ा गया, पकड़ा गया। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम फवाद शरीफ नहीं है। पकड़ा गया। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाल करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम फवाद शरीफ नहीं है। वो पकड़ा गया, आ गया। बिलावल, बिलावल, ये अंकल नहीं हो सकते, इनको अंकल मत कहा करो, ये तुम्हारे बाप को बालों से पकड़ के घसीटने की बात कर रहा है भैया। ये अंकल कैसे हो गया, ये अंकल नहीं है, ये तो डंकल है, डंकल। अंकल ऐसे होते, चाचा ऐसे होते, अब्बा को बालों से पकड़ के क्यों घसीटेगा, आप अंकल कहोगे उसको। और झूठ तो देखें आप इनके। मुझे दिलावर फिगार साहब के अशार याद आ गए कि झूठ अपनी जिंदगी में जब से शामिल हो गया, जिंदगी मुश्किल ही थी, मरना भी मुश्किल हो गया, पड़ गया है अब कुछ इस अंदाज से कहते दमिश्क, एक झूठा दूसरे झूठे से फरमाता है इश्क, लब पे ये है चाय मंगवा लूं जो हो तुमको पसंद, दिल में ये है हाँ न कर दे वाकई ये होशमंद, लब पे ये है आइए साहब कई दिन बाद आए, दिल में ये है काश ये कमबख्त फौरन भाग जाए। तो ये तो झूठ हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल हुआ है कि इतने बड़े मनसब पे पहुंचकर जरा अंदाज़े गुफ्तगू बयान कीजिए और ये माइक वाइक गिरा दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बनने की कोशिश, माइक गिरा दिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत अरसे में बनता है, कोई बहुत अरसों बाद, बड़ी मुद्दत के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा होता है। माइक गिराने से कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं बन सकता। तो मैं बिलावल को मशवरा दूंगा, मेरे भाइयों की तरह है, कि ये अंकल नहीं है, इनसे होशियार रहना। ये कंस मामा है, कंस मामा, ये बड़े खतरनाक है, ये डस लेंगे, इनसे होशियार रहना, इनसे कोई सेटिंग वेटिंग मत कर लेना। अभी तुम छोटे हो, अब्बा तो कर लेते, तुम मत कर लेना भैया। ये बड़े अजीब व गरीब है ये लोग, ये तेरी बारी और मेरी बारी में चलते रहेंगे और ये सेटिंग हो जाएगी। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज जो भारत ने एक मरतबा फिर अपनी जिलालत और कमीनगी का मुजाहरा किया है, मैं पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूं कि 8 भारतीय फौजी इन्होंने
जो भारत के थे उनको वासिले जहन्नम कर दिया और एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की कोशिशें नाकाम बना दी। जब से ये सी पैक का मामला शुरू हुआ है, जब से ये आर्मी चीफ की तब्दीली की बातें हो रही हैं, जब से नवाज शरीफ हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, तब से मोदी हुकूमत की तरफ से बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये भी ऐसा काम चल रहा है जो अब ऐसे